नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। निप्पॉन इंडिया स्ट्रैटेजिक डेट में एक साल में 20% से ज्यादा निगेटिव रिटर्न, आखिर क्या है वजह? किसी भी निवेश में रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस क्या होता है? अगर पहली बार निवेश कर रहे हैं तो कैसे बनाएं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान? और इस हफ्ते फंडनामा में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिडेम्पशन के लिए SWP बेहतर है या फिर एक मुश्त रिडेम्पशन। आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्रिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है शो में, कैसे हैं? थैंक यू स्वाति, मैं ठीक हूँ। आई होप जी का भी सब परिवार एकदम सब बढ़िया, एकदम सेफ हैं सबके सब। पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर अभिनव। राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। राजेश जी। जी मैडम, नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते सर, मैम सही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, बताइए क्या सवाल है? मैडम, मेरे म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन आ रहा था, रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस एंड अनरियलाइज्ड। आई एम सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे सवाल? रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस, तो वो क्या होता है मैडम? सर आपका नाम मैंने सही लिया ना? राजेश शर्मा नाम है आपका या माधव झा नाम है आपका? नहीं, राजेश शर्मा। अच्छा, तो यहाँ पे ओके, ठीक है। सो आपको जानना है कि रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, राइट? हाँ मैडम। ओके, इसके अलावा पोर्टफोलियो पे भी राय चाहते हैं? हाँ, उसमें पोर्टफोलियो अभी जो मैंने म्यूचुअल फंड 3 लेके रखा है, एक SBI ब्लू चिप है और निप्पॉन इंडिया का है एक ग्रोथ प्लान स्मॉल कैप में, एक मिड कैप में है मेरा HDFC का। अच्छा, ओके। तो तीनों का, एक लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो इनके साथ में रहना है कि अभी निकल सकते, क्या करना सही है? कितने साल से निवेश कर रहे हैं इन तीनों प्लान में? ये 18 का है मेरा मैडम, 2018 में मैंने तीनों किए थे। और कितने सालों का नजरिया लेके चल रहे थे? मैंने अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, लॉन्ग टर्म ही रखा है तीनों को। लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभिनव, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस हालांकि बहुत ही सिंपल टर्म है, लेकिन आई थिंक जागन की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। जरा आसान शब्दों में समझा दें एक बार। करेक्ट स्वाति। स्वाति, ये टिपिकल जो हम पोर्टफोलियो स्टेटमेंट्स जब क्लाइंट्स को बेचते हैं तो इसमें ये कॉलम्स होते हैं रियलाइज और अनरियलाइज गेन्स के। आई थिंक वहाँ देख, यहाँ तो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट होता है, उसमें भी मेंशन होता है। तो स्वाति, रियलाइज गेन्स वो गेन्स होते हैं जो आपने एक्चुअली फिजिकली बुक किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने एक मुश्त अमाउंट जो इन्वेस्ट करी है उसमें से कुछ पार्ट अगर आपने एक्चुअली एग्जिट या रिडीम किया है या स्विच आउट किया है, जो एक तरीके का रिडेम्पशन ही है, उसे हम रियलाइज गेन कहते हैं, क्योंकि वो आप एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो से विड्रॉ कर चुके हैं। पर वो गेन जो आपको पोर्टफोलियो में दिख रहा है, जो आपने विड्रॉ नहीं किया है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पोर्टफोलियो जो आपने इन्वेस्ट किया था, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसकी अगर आज कीमत 1,20,000 रुपए है, उसकी वैल्यू, तो 20,000 रुपए आपकी अनरियलाइज गेन है। पर अगर आप 20,000 रुपए विड्रॉ कर ली है तो वो अब रियलाइज गेन्स है, और बाकी यूनिट्स की जो वैल्यूएशन है वो अनरियलाइज गेन्स की कैटेगरी में आती है। सिंपल, रियलाइज एंड अनरियलाइज। ओके। ये जो 3 स्कीम्स हैं, पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा है, इनकी एज के हिसाब से भी यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू। उन्हें सिर्फ 2 साल ही हुए हैं इन्वेस्ट करके, एंड नेचुरली राइड काफी उनके लिए भी एक रोलर कोस्टर जो राइड हुई है लाइक बाजार में, SIP निवेशकों के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन थी, जहाँ पे जो इन्वेस्टेड रहे मार्च के फॉल के बाद आज उसके वो बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं। हालांकि डेटा देखा है कि काफी SIP स्टॉप भी हुए हैं, पर जिन्होंने कंटिन्यू किया उनके डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है। इनकी जो 2 स्कीम्स हैं, SBI ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें थोड़ा मैं चाहूंगा यही कैटेगरी में रहे, लार्ज और स्मॉल कैप। तो मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ी स्कीम स्विच कर लें एंड गेट इनटू बेटर ब्लू चिप एंड स्मॉल कैप स्कीम। तो मैं रिकमेंड करूंगा SBI ब्लू चिप की बजाय कैनरा रिवेको ब्लू चिप स्कीम चूज करें, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एग्जिट करके SBI स्मॉल कैप फंड।
अब ये प्लीज ध्यान रखें, SBI स्मॉल कैप सिर्फ SIP इन्वेस्टमेंट्स ही अलाउ करता है, और अभी सिर्फ 5,000 रुपए प्रति महीना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट। HDFC अपॉर्चुनिटीज को कंटिन्यू ही रखें। राजेश जी, समझ में आ गया ना? जी मैडम। चलिए, बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर अमन कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। 25 साल आपकी उम्र है अमन जी, और आपने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को भी। हेलो स्वाति जी। जी हाँ, थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। मैं आपकी वीडियोस बहुत सालों से देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। 25 साल की उम्र में इतनी अच्छी प्लानिंग आपने, अभी सैलरी आपकी अगले महीने आएगी। हाँ। और आपने प्लानिंग बड़ी अच्छी कर ली है पहले से, कैसे? एक्चुअली मैं मेरा सिलेक्शन हुआ था जनवरी के आसपास। अच्छा। तो उस टाइम के बाद फिर लॉकडाउन हो गया, तो मेरे 6 महीना मेरे पास टाइम था, तो क्या बोलते ज्वाइन करने से पहले। तो मैंने फिर सोचा कि अब सैलरी वगैरह आने वाली है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सोचता हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखे, आपके भी देखे। जी। हाँ, तो चलिए आपकी पूरी प्लानिंग पे राय ले लेते हैं अभिनव से हम। अभिनव बताइए, 25 साल की उम्र, अभी सैलरी नहीं आई है, तब से प्लानिंग, यहाँ पर हालत कुछ और ही थी। हमारे टाइम पे सैलरी आए तो सबसे पहले ख्याल था कि क्या खरीदा जाएगा उससे, कैसे उसे खर्च किया जाएगा, और यहाँ पर ये कैसे निवेश किया जाए और कैसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जितनी जल्दी हो सके ले सके, अचीव कर सके, उसकी तरफ ये सोच रहे हैं। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने मुझे बताया था, सर अभी करंटली कोविड-19 की सेवा में भी लगे हैं। फर्स्टली थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर, डॉक्टर अमन, एंड आई होप आपके जैसे और देश के नागरिकों को देश का काफी भला हो। कमिंग जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, काफी अग्रेसिव हैं, दो इनकी प्लानिंग परफेक्ट है जो इन्होंने स्प्लिट किया है, जैसे शादी की रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग है एंड सो ऑन। बट नेचुरली इनकी एस्पिरेशन ज्यादा है, और करंटली ही इज ओनली 25। करंटली जो निवेश का जो इन्होंने वैल्यू असाइन किया है वो इनफ नहीं है। आइडियली अगर मैं अज्यूम करूं कि ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो इनके सारे टारगेट्स मीट करने हैं, और अब अगर मैं 12% का एक एवरेज रिटर्न भी लूं, तो उन्हें कम से कम महीने के 60,000 रुपए तक इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। नेचुरली अभी अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, पर ये चाहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर साल अगर 10% से भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए तो इवेंचुअली टारगेट पहुंच सकते हैं। जहां तक कि NPS का सवाल है, जो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी एक सिमिलर फंड ही इनको क्रिएट करना पड़ेगा। वो भी अमाउंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ा के इवेंचुअली अपने टारगेट को कंफर्टेबली मीट करेंगे। नेचुरली काफी अर्ली लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा, मैं इनको 5 स्कीम्स रिकमेंड करूंगा। अच्छा। इन्हीं स्कीम 4,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करें, और जैसे जैसे वो अपने अमाउंट बढ़ा सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो लग ही रहा है क्योंकि डिसिप्लिन लग रहे हैं, तो इन्हीं स्कीम्स में ऐड करें। हर साल या जब भी वो ऐड कर रहे हैं, नई स्कीम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे काफी इंपैक्ट आता है। मैंने इन पोर्टफोलियो को एक लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी, ELSS फंड भी डाला है। और इनको मैंने थोड़ा सा, बिकॉज पहली बार निवेश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक ETF में भी एक्सपोजर मिले। इनिशियली अंडरस्टैंड कि ETF एक्सपोजर कैसा होता है। लार्ज मिड कैप में मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में इन्वेस्ट करें। पराग लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए मल्टी कैप स्कीम है। एक्सिस स्मॉल कैप में स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। ELSS के लिए कैनाडा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ले, और ETF फेवर के लिए HDFC सेंसेक्स ETF ले। इस ETF टिपिकली एक आपके इंडेक्स को मैप करता है, तो आपके रिटर्न्स आपके इंडेक्स से काफी मैच होते हैं। वो उसका फोकस ही रहता है कि इंडेक्स के रिटर्न्स मैच करें, वॉलेटिलिटी। आगे चल के ये दूसरे जो अलग फंड्स हैं उनमें ये इन्वेस्ट ज्यादा कर लें, ETF में ज्यादा ना करें, बिकॉज जनरली पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स में ज्यादा रहे तो बेटर। तो बेसिकली जो इन्होंने फंड शॉर्टलिस्ट किए थे, आपने सबको अपनी उस पे आपने मुहर लगा दी है? एब्सोल्युटली। अमन जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो आपके ज्यादातर, इनफैक्ट सभी सवालों के जवाब तो हमने दे दिए, आपको सब कुछ समझ में आ गया ना? हाँ, एक्चुअली समझ में आ गया। तो बढ़िया है सर। अब सैलरी आनी शुरू हो जाएगी और निवेश शुरू कर दीजिए आप फटाफट। और साथ में आपने जो टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता ही है, उस पर आप काम करेंगे ये अलग से, ठीक है? ओके, थैंक यू। बढ़िया। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। माधव झा जी का सवाल,
इन्होंने हमें लिखा है कि अभी जो मार्केट का पी है वो 33 के आसपास है, और ऐसे में क्या इस लेवल पे एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? क्या बाजार के पी को देखते हुए अपनी म्यूचुअल फंड निवेश की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अभिनव? स्वाति, वंस अगेन ये टाइमिंग करने की बात है जी। नेचुरली किसी को पता नहीं है कि बाजार का रुख किस तरफ होगा। एसआईपी कॉन्सेप्ट ही इसीलिए क्रिएट किया गया है कि बाजार का रुख आप ना देखें और रेगुलरली निवेश करें। यही कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। यही लॉजिक के अगर हमने फरवरी में जब बाजार का पी इसी के आसपास था, अगर हमने स्टॉप कर दी होती, आपको नेचुरली लगता है कि अच्छा किया क्योंकि बाजार नेक्स्ट मंथ से करेक्ट होना स्टार्ट हो गया। बट बाजार का जो रुख बदला है फ्रॉम अप्रैल टू नाउ, ऑल टाइम हाई जो किया है, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। इसीलिए टाइमिंग करना एकदम ही नॉट एडवाइजेबल है। जितना टाइम बाजार में रहे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गर ही स्टे इन्वेस्टेड, जितना लंबा अपना एसआईपी इन्वेस्टेड रहे उतना ही बेटर। और उसको प्लीज टाइम ना करें, बिकॉज बाजार किस तरफ जाएगा वो किसी को नहीं अंदाजा है। प्लीज एसआईपी करते रहें। ओके, ध्यान रखिए आप सभी जो म्यूचुअल फंड के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं कि अगर, क्योंकि आप खुद से शायद स्टॉक्स नहीं चुन सकते हैं, आप बाजार टाइम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपके लिए एक तो म्यूचुअल फंड निवेश का एक विकल्प है और एसआईपी उस पर एक निवेश का जरिया, जहां पर आप इन दोनों उलझनों से बच जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य को ध्यान में रखिए और लंबे वक्त के लिए है तो आप लगातार निवेश करते रहें। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव अंग्रीश। अगला सवाल लेते हैं, गंगा बिशन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? ओके, नहीं है तो इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने रिलायंस जो अब निपॉन हो गया है, निपॉन म्यूचुअल फंड के निपॉन इंडिया स्ट्रैटेजिक डेट फंड में निवेश किया था। इन्हें किसी बैंक के ब्रोकर ने, ये बैंक ने इनफैक्ट ये सलाह दी थी, और मार्च 2019 में निवेश किया था करीब 10 लाख रुपए के आसपास, और अब ये बता रहे हैं कि करीब 29% का इनका लॉस दिख रहा है इनको। कोई टाइम फ्रेम नहीं था कितने सालों के लिए करना चाहते हैं। जिन्होंने सलाह दी उन्होंने कहा कि 1 साल में आपको 8% तक का रिटर्न मिल जाएगा और पैसे भी सेफ रहेंगे, और सिर्फ इस बात पे इन्होंने निवेश कर दिया था। डेट फंड है मीडियम टर्म ड्यूरेशन का। अभिनव, पहले तो ये बताएं कि ये फंड इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों है इसका? क्योंकि स्वाति, जो स्ट्रेटेजिक डेट फंड है ये निपॉन इंडिया का, ये टिपिकली मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जी। किसी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि डेट में आपके नेगेटिव रिटर्न्स हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को समझाना जब आप एडवाइस कर रहे हैं या उनको सलाह दे रहे हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली इस स्कीम को काफी डेंट पड़ा है अपने रिटर्न्स में, क्योंकि इनका काफी एक्सपोजर 2 इंस्ट्रूमेंट्स में था, एक वोडाफोन इंडिया में और येस बैंक में। तो येस बैंक के इनके पास ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं जो उसको ATR1 बॉन्ड्स कहा जाता है, इसमें इन्वेस्टेड था। जो मार्च में जब वो बैंक मॉरेटोरियम में गया था तब इनकी वैल्यू 0 हो गई। तो नेचुरली वैल्यू बॉन्ड्स की 0 हो जाती है तो आपको उसके हिसाब से अपनी NAV करेक्ट करनी पड़ती है। उसके पहले फंड को मार लगी थी फरवरी में जब वोडाफोन का पेपर डाउनग्रेड हुआ था। उसके 2 स्पेसिफिक मैच्योरिटीज थी इस फंड में, एक सितंबर 2020 की थी और एक मार्च 2022 की थी। तो जो सितंबर की मैच्योरिटी, वोडाफोन ने अपना कंप्लीट पेमेंट किया है बॉन्ड का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इसलिए जितने यूनिट होल्डर्स थे इन्वेस्टेड उनको अपने फंड्स मिल गए। एक की गाइडलाइन आई है जिससे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं, यानी कि साइड पॉकेटिंग कहा जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच फंड्स ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं एक सेपरेट पोर्टफोलियो में मूव कर देते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स उस दिन इन्वेस्टेड थे कम से कम अगर एग्जिट करे तो जब ये फंड्स की अगर रिकवरी होती है तो उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस फंड के अभी फिलहाल 2 सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियोज हैं। एक पोर्टफोलियो 1 में वोडाफोन है, पोर्टफोलियो 2 में येस बैंक है। मुझे नहीं लगता जो करंट RBI गाइडलाइंस है कि येस बैंक की रिकवरी हो सकती है ATR1 बॉन्ड्स की, अनलेस उसके अगेंस्ट कुछ गाइडलाइंस आए, क्योंकि बैंक फिर स्टार्ट हो गया पर ये पुराने बैलेंस शीट के ऊपर था। वोडाफोन की गुंजाइश है क्योंकि वो एक पेमेंट भी कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट मैच्योरिटी मार्च 22 में है, जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो उन्हें इसका जो इनकी प्रोपोर्शनल वैल्यू है उनको क्रेडिट मिल जाएगा उस टाइम। अगर वो एग्जिट भी करते हैं तब भी मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम या सेग्रीगेशन के टाइम ये इन्वेस्टेड थे वो पोर्टफोलियो।
तो दूसरा देखिए बहुत जरूरी है कि आप एक एसेट एलोकेशन बनाएं, बिकॉज अगर आप ब्लाइंडली अगर आप बगैर प्लान बना के इन्वेस्ट करेंगे तो ये उथल पुथल आ सकती है पोर्टफोलियो से। नेचुरली काफी अनएक्सपेक्टेड था, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कितना इक्विटी, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना डेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये एसेट एलोकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है हर इन्वेस्टर के लिए, जिसमें रिस्क प्रोफाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है जो कैरी करता है कि आपको आगे चल के कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आपके कंटिन्यूस जी। चलिए फिर यहाँ पर गंगा बिशन जी, आप अगली बार से, एक तो आपके लिए लेसन है कि इस तरीके से सिर्फ किसी के कहने पे निवेश ना करें, और हमेशा प्लीज़ सभी दर्शकों से भी एक दरख्वास्त है कि आप अपना निवेश थोड़ा सोच समझ के कीजिए। आप इतने सारे पैसे कहीं लगाते हैं और उसके बाद 20-20, 25-25% का अगर नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, ये आपको दोबारा कभी भी निवेश करने से शायद रोकेगा। तो ऐसा इतना बुरा एक्सपीरियंस ना हो, इसके लिए पहले से थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अब हम रुक करेंगे हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। अभिनव, SWP या फिर एक मुश्त रिडेम्पशन, ये सवाल इसलिए कि कुछ दिनों पहले किसी ने मुझसे ये बात पूछी थी कि मुझे बेटी की शादी के लिए पैसे निकालने हैं अपने निवेश में से, मैं SWP करूं क्या एक साथ पैसे निकाल लूं? क्योंकि लोगों को ना समझ में शायद नहीं आता है, वो सब टर्म्स में वो थोड़े से उलझ जाते हैं। तो ये बताना मुझे लगा ज़रूरी है, और सबसे राय ले लें सारे एक्सपर्ट से कि किस तरह के लक्ष्य के लिए आप SWP करते हैं और किस तरह के लक्ष्य में जब पैसे निकालने हैं तो आप एक मुश्त रिडेम्पशन करते हैं। स्वाति, जिस तरह SWP फर्स्टली जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है, ये अपोजिट ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जी। क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में आप एक स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक टेन्योर में आप इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने या हर हाफ ईयरली जैसे आप चूज करें। उसी तरह SWP टिपिकली रिटायर्ड या जो आप, जैसा आपने बताया, जो आपको कुछ नीड आएगी फंड्स की पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या मंथली, आप उसलिए SWP का ऑप्शन आप चूज करते हैं जी। कि एक फिक्स अमाउंट अगर आपके डेट फंड में इन्वेस्टेड है, बस एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने या हर क्वार्टर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वहां से विड्रॉ आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। राइट। डिफरेंस SIP SWP में है, SIP आप इक्विटीज में करते हैं बिकॉज आप मार्केट एवरेज कर रहे हैं। SWP टिपिकली आप डेट में रखते हैं क्योंकि आपको अमाउंट में ज्यादा, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए जी। हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट आता है। ओके, तो ऐसा कोई भी लक्ष्य जहां पर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत हो, एक कैश फ्लो की ज़रूरत हो, तो वहां पर आप SWP करेंगे। बाकी जो लक्ष्य है, जैसे घर खरीदने के लिए अगर डाउन पेमेंट करना है, बेटी की शादी है घर में तो उसके लिए पैसे इकट्ठे चाहिए होते हैं, वहाँ पर आप SWP नहीं करेंगे, आप इकट्ठे पैसे निकाल लेंगे। तो इस तरह के लक्ष्य के लिए आप एक मुश्त रिडेम्पशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हम दें, इसलिए आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल जहां भेजना है वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे बात कर सकें। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।